हे एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एशिया कॉन्टिनेंट की कुछ इंपॉर्टेंट रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हमने एग्जाम ओरिएंटेड वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। और एशिया पैसिफिक में बेसिकली हमारे पास करीबन 9 से 10 जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेपर पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को सेपरेट लेकर के वेल मैनर में एक्सप्लेन किया जाएगा। और फर्दर जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम अदर वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट बिफोर वी बिगिन, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया में एक्चुअल में हमारे पास कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पर्सपेक्टिव में, राइट। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यार, ये कुछ रीजनल और नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बेसिकली सारी ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एशिया पैसिफिक में सिचुएटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। तो पहली जो है वो है हमारी एपेक, राइट, जिसका मीनिंग है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दूसरी है एससीओ, इसके बारे में आपने सुना होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है एसीडी, यानी कि एशिया कोऑपरेशन डायलॉग, राइट। उसके बाद एएल, यानी कि अरब लीग। उसके बाद है जीसीसी, यानी कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। उसके बाद आती है ईएएस, इसका मतलब है ईस्ट एशिया समिट, राइट। उसके बाद आसियान, आसियान के बारे में आपने सुना ही होगा, राइट। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, राइट, इस तरीके से इसकी फुल फॉर्म है। और सार्क आपने सुना होगा, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, राइट। उसके बाद आती है ब्रिक्स। ब्रिक्स में हमारे ये जो ब्रिक्स लिखा हुआ है, तो इसमें जितने कैपिटल लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ये हर एक कैपिटल लेटर एक इंडिविजुअल कंट्री को नोटिफाई करता है, राइट। पहले ये ब्रिक हुआ करता था, सिर्फ ब्रिक हुआ करता था। इसमें एडिशनल एक कंट्री और जुड़ा है, ठीक है, एक कंट्री और जुड़ा है। और वो कब जुड़ा है और वो कौन सा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में से लिखिए, नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया, बी से ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से हमारा आता है चाइना, उसके बाद एस से आता है हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे एशिया पैसिफिक रीजन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यार, इन चीज़ों को हमने देखना है। आज की इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पहली रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि है एपेक, ठीक है। पहली ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एपेक, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट। अब ये जो है, इसके नाम में एक वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक, राइट। इसको देख के समझ गए होंगे कि म्यूचुअल कंट्रीज के बीच में जो भी इकोनॉमिक कॉपरेशन होने वाला है, उसको हम इसके अंदर देखने वाले हैं, राइट। यहाँ पे एम भी लिखा है, टू प्रमोट द फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एम पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें आपको इसका एस्टेब्लिशमेंट जो कि 1989 में हुआ है, हेडक्वार्टर जो कि सिंगापुर में है, और टाइप यानी कि किस टाइप की एक तरीके से मीटिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको डिस्कशन किया जाता है एशिया पैसिफिक के अंदर। उसके बाद चेयर्ड बाय प्रयूत चैन ओ चा, राइट। ये अभी 2023 के हिसाब से बता रहे हैं, 2022 के हिसाब से, एक्चुअली 2023 की अभी होनी बाकी है, ठीक है, नवंबर के टाइम पे होंगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो रेबेका फातिमा सेंटा मारिया, राइट। ये मैक्सिकन नेम लाइक साउंड कर रहा है, ठीक। और उसके बाद होस्टिंग कंट्री 2023 में कौन है? सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि 2022 में इस समिट से रिलेटेड होस्टिंग कंट्री, उसका नाम, ठीक है, और वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी उस कंट्री के अंदर, ठीक है। और हो सके तो थीम आप बता सकते हैं, ठीक है। वरना हम इस चीज़ को लास्ट में वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे, राइट। और मेंबर्स की बात करें तो 21 मेंबर्स हैं,
ठीक है। तो अभी आपके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है, एक तो स्टेब्लिशमेंट कहाँ कब हुआ, उसके बाद हेडक्वार्टर, उसके बाद टाइप और उसके बाद मेंबर। ठीक है, ये तीन तो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, साल दर साल। तो ये था। बाकी एक नोट आपके लिए मैंने यहाँ लिखा है कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, नॉट अ मेंबर, इट हैज़ द ऑब्जर्वर स्टेटस। राइट, वो एक ऑब्जर्वर स्टेटस है। अब क्यों नहीं है, इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि ये है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यार, हमारा जो इंडिया है बेसिकली, वो इंडियन ओशन के आसपास वाले रीजन में मिलता है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कंट्रीज आएंगी जो कि वो इंडियन ओशन के साइड में सिचुएटेड है, जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसिफिक ओशंस के आसपास देखने को मिलती है। राइट। तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। वर्किंग अभी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, और इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं है वो भी हमने समझ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यार, ये कुछ 21 के अराउंड मेंबर कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है एपेक के। जैसे मैंने बताया कि 21 में कौन कौन होंगे जो कि पैसिफिक ओशन वाले रीजन में सिचुएटेड कंट्रीज होंगी, वही इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगी। तो सबसे पहले आता है रशिया। देखिए, इंडिया यहाँ पे है ना, यहाँ पे आता है इंडियन ओशन, यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है ना। उसके बाद पहला है रशिया, दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके बाद जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, चाइनीज ताइपे यानी कि ताइवान। राइट, इसको चाइना का पार्ट ही कंसिडर कर सकते हैं अभी के लिए। उसके बाद हांगकांग, राइट, थाईलैंड, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई। ठीक है, और जेरूसलम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, पेरू, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। तो ये 21 कंट्रीज के अराउंड है मेंबर जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर सिचुएटेड है। राइट, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। राइट, मैंने कॉन्टिनेंट वाली सीरीज में ये सारे कवर किए हुए हैं। राइट, जहाँ पे हमने ज्योग्राफी सीरीज जस्ट स्टार्ट करी थी, तो पहला वीडियो लेक्चर मेरा कॉन्टिनेंट के ही बारे में था। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। राइट, और मैं कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक भी अपडेट कर दूंगा, तो आप सीधे क्लिक करके उस वीडियो में जा सकते हैं। राइट, तो ये 21 मेंबर्स थे जो कि इसके अंदर आते हैं। साइड में कुछ ईयर लिखे हैं और कलर के साथ दिए हैं। ये क्या नोटिफाई कर रहे हैं, ये नोटिफाई कर रहे हैं कि इतने इतने ईयर में ये जो कंट्रीज हैं, ये मेंबर बने हैं हमारे किसके, एपेक के। ठीक है, जैसे 1989 में अगर बात करें तो कौन कौन ऐड हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ है, कनाडा ऐड हुआ है, यूनाइटेड स्टेट ऐड हुआ है, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में से बहुत सारा पार्ट जो कि ऐड हुआ है रिसेंट 1989 में। ठीक है, उसके बाद 1991 में कौन ऐड हुआ है, रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका मेंबर बना है। राइट, उसके बाद अगर देखा जाए तो चाइनीज ताइपे जिसको ताइवान कंसिडर करते हैं वो हुआ है। उसके बाद 1993 में इसमें मैक्सिको ऐड हुआ है, पपुआ न्यू गिनी ऐड हुआ है। ठीक है, 1994 में इसमें चिली ऐड हुआ है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है, एक कंट्री है। ठीक है, पेरू और चिली। उसके बाद 1998 में कौन ऐड हुआ है, पेरू। ठीक है, ये भी साउथ अमेरिका में ही पड़ता है कॉन्टिनेंट। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेंबर नेशंस थे। ठीक है, इस वाली स्लाइड में बेसिकली है क्या कि उन सारी मेंबर कंट्रीज के नाम लिखे हुए लाइन बारी से, और यहाँ पे नोटिफाई भी किया हुआ है 21 मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो आप इस स्लाइड को देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, कौन कौन से नेशंस थे हमारे पास। ठीक, वैसे मैंने ऊपर बता दिया है कितने नेशंस थे। आगे बढ़ते हैं। तो यार, एक बार इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं कि एपेक है क्या, और तो आते हैं एपेक के स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन बोथ बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोचेस। इसका मीनिंग क्या है पहले पॉइंट का, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये रीजनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बना करके काम करने का अपना क्राइटेरिया रखती है। राइट, जैसे किसी पैसिफिक ओशन नेशन में किसी भी हेल्प की नीड है, तो ये बॉटम लेवल पे भी काम करना जानती है और टॉप लेवल पे भी। राइट, तो उसके रिगार्डिंग ये पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद 4 कोर कमिटीज हैं। ठीक है, 4 कोर कमिटीज हैं। इन देयर पर्सपेक्टिव वर्किंग ग्रुप प्रोवाइडेड द स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रिकमेंडेशन। ठीक है, अब इनकी जरूरत क्या है,
कि जो ये एपेक नामक ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एक 4 कोर कमिटीज़ हैं। इनका मेन फोकस जो रहेगा वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज़ को रिकमेंडेशन देना रहेगा, राइट? तो इनका मेजर जो वर्क रहेगा वो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए ही इनको यूज़ किया जाएगा, राइट? उसके बाद मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेट्स ऑन द बेसिस ऑफ ओपन डायलॉग दैट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो मैं कुछ वर्ड जो है यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जिसका मतलब मैं अभी बताऊंगा, राइट? तो ये क्या कह रहे हैं कि जितनी भी इसमें मेंबर कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी उनके बीच में एक ओपन डायलॉग द्वारा डिसीजन मेकिंग को अप्रोच किया जाएगा। ठीक है, और कंसेंसस बेसिस पे होगा जितना होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी बाइंड नहीं होगा कि इस ट्रीटी में जो भी ऑब्लिगेशंस राइज हो रहे हैं उनको मानना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो वॉलंटरी बेसिस पे लिया जाएगा। ठीक है, और जितनी कमिटमेंट होंगी सारी वॉलंटरी बेसिस पे होंगी, राइट? उसके बाद APEC accounts a 50% of world trade and 57% approximately 60 of the global GDP। यानी कि एपेक जो है वर्ल्ड ट्रेड का जितना ट्रेड होता है वर्ल्ड में उसका 50% कंसिडर करता है, राइट? कि जितना वर्ल्ड में ट्रेड होता है जो एपेक मेंबर्स हैं उनके बीच में 50% वो कवर करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड का यानी कि वर्ल्ड के बीच में जितना ट्रेड हो रहा है उसका ये 50% कवर करते हैं। उसके बाद 57 से 60% ये ग्लोबल जीडीपी का कवर करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स यानी कि उनके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। अब इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ी ये इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसको समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में से बैठ जाए कि हम एपेक को पढ़ क्यों रहे हैं, राइट? इन अ रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज। ठीक है, अब देखिए बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये एशिया पैसिफिक में जितनी भी इकोनॉमीज ग्रोइंग है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, जो कि अपनी ग्रोइंग स्टेज में है, तो उनको इंटरडिपेंडेंस बनाने के लिए इसका बनना बहुत ज़रूरी है, राइट? क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ पैसिफिक रीजन में बात की जाए ना तो वहाँ पे जापान एक ऐसी कंट्री है जिसकी जो इकोनॉमिक डोमिनेशन है वो काफ़ी ग्रोथ कर रही है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की डोमिनेशन किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो जाए तो वो आराम से उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, राइट? तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी इसकी स्टेब्लिशमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में वही चीज़ लिखा है और पहले पॉइंट में मैंने जैसे बताया कि ये इंटरडिपेंडेंसी को बनाने के लिए है एशिया पैसिफिक रीजन में। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया कि इंडस्ट्रियलाइज्ड जैसे नेशंस हैं जैसे जापान हो गया हमारे पास, तो उनकी डोमिनेटिंग इकोनॉमी को काउंटर करने के लिए इसका एशिया पैसिफिक रीजन में बनना ज़रूरी है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? टू स्टेबलाइज न्यू मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स बियॉन्ड द यूरोप। देखिए यूरोप करता क्या है कि जैसे अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में से, ठीक है, इंडिया जैसे कंट्रीज से, अफ्रीका जैसे कंट्रीज से रॉ मटेरियल उठाता है, ठीक है, उनका प्रोडक्शन करता है और उनको वापस इन्हीं कंट्रीज में आकर के बेचता है। ठीक है, डबल रेट में, डबल ट्रिपल रेट में, राइट? आपने पढ़ा होगा। और बेसिकली तो इसी चीज़ को काउंटर करने के लिए कि यूरोप से डिपेंडेंसी हम कंप्लीटली ख़त्म कर पाएँ, ठीक है, कंप्लीटली नहीं, बेसिकली थोड़ी कम कर पाएँ, तो उसी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए भी अ, मतलब यूरोप से डिपेंडेंसी को अगर कम करना है तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट? उसके बाद एम देख लेते हैं, एम क्या रहेगा? टू इंश्योर द गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट पीपल मूव इजीली अक्रॉस द बॉर्डर बाय फास्टर कस्टम प्रोसीजर्स, मोर फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट, अलाइनमेंट रेगुलेशन स्टैंडर्ड अक्रॉस द रीजन। ठीक है, तो यार इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है क्योंकि इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना है तो हमें गुड सर्विसेज इन्वेस्टमेंट और पीपल का जो बेसिकली बिजनेस के लिए माइग्रेशंस होता है उनको भी प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वहाँ से हमारे जो फास्टर कस्टम प्रोसीजर है उनको एक तरीके से बूस्ट मिलता है, बेसिकली बिजनेस सेटअप करने में हमें हेल्प होगी। ठीक है, मोर फेवरेबल बिजनेस क्लाइमेट मिलेगा हमें। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड रहेगा किसी भी रीजन में हमें काम करना है ना, बिजनेस से रिलेटेड। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है? क्रिएट ग्रेटर प्रोस्पेरिटी ऑफ अ पीपल फॉर द रीजन बाय प्रमोटिंग द बैलेंस्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इनोवेशन सिक्योर ग्रोथ बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कंट्रीज के बीच में इंक्लूसिव सस्टेनेबल इनोवेशन और सिक्योर ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हमें एक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की ज़रूरत भी थी, इसलिए इसको स्टेबलाइज किया गया।
ठीक है, और फ्यूचरिस्टिक वे में इसको बनाया गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंस, डिजास्टर रेजिलियंस, टेरर, प्लानिंग फॉर पैंडेमिक्स, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट, इम्प्लीमेंट इट्स इनिशिएटिव, स्किल ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने के लिए इसका स्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिजास्टर रेजिलियंस जो है उसको किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, उसके बाद टेररिज्म को किस तरीके से कम कर सकते हैं, प्लानिंग फॉर पेंडेमिक्स, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा है ना, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन काफ़ी हो रहा था, कुछ कंट्रीज़ के बीच में जो मेडिसिन एक्सचेंज था वो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उनके बीच में इकोनॉमिक टाई बहुत बढ़िया तरीके से बाइंडिंग थी, राइट। तो ये इसके एम है कुछ, जो आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर एपेक के बेसिकली 3 ऑफिशियल ऑब्जर्वर देखे जाएँ तो वो कौन-से हैं? एक तो आसियान सेक्रेटरीएट, ठीक है? पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है? उसके बाद पैसिफिक आइलैंड फोरम सेक्रेटरीएट, राइट? तो ये 3 ऑफिशियल ऑब्जर्वर हैं जो कि एपेक की एक्टिविटी, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड रहती है ज़्यादातर, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं बेसिकली, राइट? तो ये चीज़ थी। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप देख लेते हैं। बीइंग ऑन ऑर्डर ऑफ द पैसिफिक ओशन, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हैं एक बार, बस काफ़ी है। तो इसको स्किप आता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कमेंट सेक्शन में अगर आप बताते तो वेल एंड गुड, नहीं बताते तो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो ये हमारा वीडियो का एंड वाला पार्ट है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड एपिक देखने हैं, जो कि क्या होने वाले हैं। इनकी कुछ सबमिट हुई है रिसेंट टाइम में, 2022 में, 2023 में, तो उनके बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, राइट। तो 2022 की जो सबमिट थी एपेक की, उसको होस्ट कब किया गया, उसकी लोकेशन क्या थी, और थीम सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इनके बारे में पूछ सकता है। तो होस्टेड कंट्री जो कि 2022 में जिसने इसको होस्ट किया था वो कौन थी? एक तो थाईलैंड थी, और 2022 में कब किया गया था? 27 अगस्त, ठीक है, थाईलैंड में, शियांग माई इनका कोई रीजन होगा, ठीक है। तो वहाँ पे थाईलैंड में इसको होस्ट किया गया था। उसके बाद थीम देख लेते हैं, थीम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओपन, कनेक्ट और बैलेंस, राइट। तो ये थीम है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, लिख लो कहीं पे, राइट, एग्जाम में पूछ सकता है। और ये इसका लोगो था 2022 के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे ओपन, कनेक्ट, बैलेंस लिखा था। उसके बाद अबाउट दिस ईयर सबमिट, अब 2023 में भी ये होनी है ना, हर साल होती है। उसके बाद लोकेशन देखी जाए 2023 वाली होने वाली सबमिट की, तो वो कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, कैलिफोर्निया में पड़ता है बेसिकली, है ना, यूएसए में है सिचुएटेड, तो यूएसए कंडक्ट करवा रहा है इसको 2023 वाली समिट को, राइट। उसके बाद होस्टेड डेट, यानी कि 12 नवंबर 2023 में ये होस्ट होगी। थीम की बात करें तो क्रिएटिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाएगी, ठीक है। ये लोगो है बेसिकली। और यहाँ पे होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर को अच्छे खासे स्केल पे प्रमोट करने के लिए 2023 की जो समिट होगी वो कंडक्ट की जाएगी एपेक की, ठीक है। तो 2023 वाली इंपॉर्टेंट है और 2022 वाली भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि ये कहाँ कंडक्ट की गई थी? साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में, ठीक है। थाईलैंड आपको पता होगा कहाँ है, नहीं पता तो आप मैप वाली सीरीज देख सकते हैं, राइट, वहाँ पे बताया मैंने कहाँ पे है। तो ये कुछ एडिशनल डेटा था आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए। तो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फर्दर हम कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारी रेस्ट बची हुई हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज सत्यम साइनिंग ऑफ।